तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीडीपी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अधिकांश कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। इस वीडियो में मैंने वही प्रश्न लिए हैं जिनका बार बार रिपीटेशन हुआ है। तो आइए जानते हैं वो प्रश्न कौन से और उनका उत्तर क्या है। सीडीपी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला प्रश्न से अपन लेते हैं यहाँ पर। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ता को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर है दोस्तों, लास्ट वाला देखिए, विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। यानी अलग अलग विन्यासों के उदाहरण लेकर के अध्यापक को अधिगमकर्ता को संबोधित करना चाहिए, जिससे उनको आसानी से समझ में आ जाए। देखो, अब ये बाकी के 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। सभी के लिए मानवीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना। दोस्तों, ये नेगेटिव टेक वर्ड है, ये नहीं होगा इसका। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक, ये वैसे नेगेटिव टेक वर्ड है नकारात्मक। और रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करना, ये नेगेटिव टेक वर्ड है, इसलिए ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। अगला है विविध संबंधित मुद्दों पर बातचीत टालना, नेगेटिव टेक वर्ड है, इसलिए ये 3 इसके उत्तर नहीं है। इसका उत्तर है विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। उत्तर देख लीजिए। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, भाई ये नहीं है। विद्यार्थियों में डर की भावना, डर की भावना नेगेटिव टेक वर्ड हो जाएगा। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, ये बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है कि लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर के उनको सुसाध्य किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। तीसरा प्रश्न दोस्तों, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या, देखो नेगेटिव प्रश्न पूछा है, क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान देकर के अपन करेंगे। अपन क्या करते हैं, एग्जाम में प्रश्न जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और जल्दी जल्दी उसका उत्तर देखना चाहते हैं, इसलिए प्रश्न भी एक बार ध्यान से करें। तो यहाँ पर क्या पूछा, क्या नहीं करना चाहिए। तो व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, भाई ये तो करना चाहिए। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, भाई ये जटिल शब्द नेगेटिव टेक वर्ड है। ठीक है, कठिनाई, जटिल, तो ये बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या नहीं करना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चौथा प्रश्न देख लीजिए। सृजनात्मकता की पहचान का सही लक्षण क्या है। सृजनात्मकता की पहचान का सही लक्षण क्या है भाई, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन जो है वो सृजनात्मकता की पहचान का सही लक्षण है। अति सक्रियता भी नेगेटिव है, असतर्कता भी नेगेटिव है और कम परिज्ञानता ये भी नेगेटिव है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा अपसारी चिंतन। पांचवा प्रश्न है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब। बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होती है, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, भाई ऐसा भी नहीं है। विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया हो, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। तो सीखने में कठिनाई कब होती है बच्चों को, कि जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने सहायक है। कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होती है। बारंबार परीक्षाएं, भाई बारंबार परीक्षा से बच्चे उब जाते हैं, इसलिए नेगेटिव है। अन्वेषण और संवाद, अन्वेषण खोज और संवाद ये बच्चों को उत्साहित करती है, इसलिए आंसर इसका होगा बी। प्रतिस्पर्धा आधारित आधारित प्रतिस्पर्धाएं, भाई नेगेटिव है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र बाल केंद्रित होता है ना कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी, अन्वेषण और संवाद। सातवां प्रश्न है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। भाई प्रश्न है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है, किसके लिए, अधिगम के लिए। अधिगम के लिए पूछा है, तो प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई ऐसा नहीं है। असफलता अनियंत्रित है, भाई ऐसा भी नहीं है। योग्यता सुधार्य है, अधिगम में योग्यता सुधार्य होती है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। ठीक। आठवां प्रश्न देख लीजिए। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जब भी आपको बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न आए तो वहां पर हमेशा बच्चे सक्रिय रहेंगे, क्योंकि बाल केंद्रित है ना। बाल केंद्रित मतलब बच्चे सक्रिय रहेंगे। जहां पर बच्चे सक्रिय वाला ऑप्शन आए वो आपका पॉजिटिव टेक वर्ड है, उत्तर सही ही होगा। तो अधिगम का संरचनात्मक विचार क्या सुझाव देता है ज्ञान की संरचना में, कि बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नौवा है शर्मिंदगी। अगर बच्चों को शर्मिंदगी हो तो क्या होता है, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली, भाई ऐसा नहीं है।
शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के बारंबार पैदा करना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, भाई संज्ञान से संबंध है। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए शर्मिंदगी बालकों पर बहुत प्रभाव डालती है। 10वां प्रश्न है, ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके टेट एग्जाम में पूछे गए हैं, अभी सीटेट का निकला, सीटेट में भी आया है, और यही प्रश्न रीट और एमपी टेट वगैरह में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरी देखिएगा। 10वां प्रश्न है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। अधिगम की किसको, अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। तो बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, भाई ऐसा नहीं होगा। यंत्रवत याद करने पर, जो यंत्रवत जहाँ शब्द आए, रटन विद्या, ये नेगेटिव टेक वर्ड है, इसलिए ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। बच्चों को दंड देना, भाई बच्चों को दंड देना गलत बात है, तो नेगेटिव हो गया। तो सही आंसर क्या होगा, डी। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर अधिगम की अभिप्रेरणा को कायम रखा जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। बहुत सुंदर। चलिए 11वां प्रश्न देख लेते हैं। एक अध्यापक को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि छात्रों की गलतियां क्यों देखना, तो वो क्यों देखना बच्चों की गलतियां, तो वो यहाँ पर देखें। अब आप नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड देखना, इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकता है। भाई अलग करना गलत बात है। अधिगम केवल, ये केवल जो शब्द है ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है, गलत हो गया। इसके आधार पर दंड, पहले बताया था आपको, दंड जो है नेगेटिव टैग वर्ड है, तो 3 अपने गलत आ गए। तो चौथा आंसर आ जाएगा, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होती है। बिल्कुल सही बात है भाई, जब तक वो गलतियां समझेगा नहीं तब तक उनको सुधारेगा कैसे, इसलिए त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम क्रिया के लिए महत्वपूर्ण होती है। 12वां प्रश्न देख लीजिए। 12वां प्रश्न है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। भाई नीचे दिए गए इनसे अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, ऐसा भी नहीं है। अनुकरण दोहराना, ये रटन आ गया। विषय वस्तु को यंत्रवत, नेगेटिव आ गया भाई। संकल्पनाओं के बीच संबंध योजना, ये अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली साधन होता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। बहुत सुंदर। 13 प्रश्न देख लीजिए, 13 नंबर का, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सा है। अधिगम की जो सर्वोत्तम अवस्था वह कौन सी है, तो संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं, ये अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था होती है। आंसर हो गया ए। 14 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस पे आईएमपी कर लीजिए आप, क्योंकि ये अधिकांश कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। किस पर है भाई, कि ना आनुवांशिकता पर ना पर्यावरण पर, भरे ऐसा भी नहीं है, दोनों में से किसी न किसी पर तो होगी। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिक पर, ठीक है भाई, सही है बिल्कुल, क्योंकि बच्चों पर जो प्रभाव पड़ता है वो माता पिता के द्वारा एवं वो आसपास के माहौल पर्यावरण में जिस पर रह रहे हैं उसका प्रभाव, दोनों का प्रभाव होता है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है। 15 नंबर का प्रश्न है, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वायुगोत्सी के भाषा और चिंतन के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या है, यानी स्वयं से ही बात करना क्या है वायुगोत्सी के अनुसार। तो आत्मकेंद्रिता, मनोविज्ञान विकार, संज्ञान अपरिपक्वता, स्वतः नियमन। तो इसका उत्तर होगा स्वतः नियमन, कि भाई स्वयं से बात करना लेव वायुगोत्स्की के भाषा और चिंतन के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार स्वतः नियमन व्यक्तिगत वाक्य कहलाता है। ठीक है, चलो ये प्रश्न भी आया आपके अभी टेट एग्जाम में। 16 नंबर का प्रश्न है, मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए। भाई मूल्यांकन पद्धति का क्या लक्ष्य होना चाहिए, तो विद्यार्थियों की जरूरत एवं आवश्यकता की पहचान करना। बिल्कुल सही बात है भाई, परीक्षा क्यों लेते हैं, कि विद्यार्थी की जरूरत एवं उसकी आवश्यकता क्या है अधिगम के लिए, इसको जानने के लिए मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए, ना कि पुरस्कार वितरण के लिए, विद्यार्थियों का नामांकित करने के लिए और विद्यार्थियों को विभाजित करने के लिए भी नहीं। तो इस प्रकार से मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की जरूरत एवं आवश्यकता की पहचान करना। 17 नंबर का प्रश्न देख लीजिए, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। यानी बच्चे कुछ कार्य कर रहे हैं तो उनको उसमें कठिनाई हो रही है, तो जो अध्यापिका वो बच्चों को इशारे करती है। लेव वायुगोत्सी के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है, दोस्तों ये पाड़ योजना कहलाती है। उत्तर अपन यहाँ पर देख लेते हैं। छात्रों में प्रत्यार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेंगी, गलत बात है भाई।
अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, बिल्कुल नहीं। बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित करेगी, बिल्कुल सही बात है। अधिगम के लिए पाड़ आधारित भूत संरचना का काम करेगी। बच्चों को जो संकेत देंगे वो पाड़ आधारित भूत संरचना का काम करती है। 18वां प्रश्न है, एक खेल क्रिया के दौरान, ये प्रश्न हर बार आता है आपके, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर मोहन रोने लगा। यह देख उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं है। पिता का यह कथन क्या दर्शाता है? एक बालक है, वो खेल रहा, चोट लग गई और वो रोने लगा, तो उसके पिता ने कहा कि भाई लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, क्योंकि लड़कियां रोती है, लड़के रोते नहीं है। तो ये किसको दर्शाता है? भाई लैंगिक भेदभाव को कम करता है, ये बढ़ा रहा है ये तो। लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, भाई गलत बात है। लैंगिक रूढ़िवादियों को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादियों को यह दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादियों को चुनौती नहीं देता। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा सी, लैंगिक रूढ़िवादियों को दर्शाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने सीडीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो 18 क्वेश्चन मैंने आपकी इस वीडियो में लिए हैं। आगे भी मैं और क्वेश्चन आपके यहाँ पर लेने वाला हूँ, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।